हे गाइस व्हाट्सअप। हमारा आज का टॉपिक है ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स, यानी देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। इससे पहले हमने पढ़ी थी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति, इससे पुराने वाले वीडियो में। उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे कि हमारी जो देशी रियासतें थी, यानी कि जिन पे जो रजवाड़े थे ना, जहाँ पे राजा महाराजा शासन करते थे, राजपूत, मराठास एट्सेट्रा, जिनके साथ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधियाँ कर रखी थी, उनके प्रति ब्रिटिश नीति क्या रही, किस तरह से उनको कब्जे में लेने के लिए उन्होंने क्या क्या नीतियाँ अपनाई, उसको हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये एक बुक का यहाँ पे रेफरेंस लेना है। विलियम ली वार्नर की ये बुक है द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे जो पॉलिसीज़ हैं। तो फर्स्ट पॉलिसीज़, इन्होंने 3 पॉलिसीज़ बताई थी, जिसमें से फर्स्ट थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, फिर सेकंड थी पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, और थर्ड थी पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। ये जैसे जैसे टाइम निकलता गया ना, ब्रिटिश जैसे जैसे अपने पैर जमाते गए इंडिया में, वो अपनी पॉलिसीज़ चेंज करते गए। तो 1765 से लेके 1813 तक पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस उन्होंने अपनाई। 1813 से लेके 58 तक पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, एंड 1858 से लेके 1935 तक पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। और उसके बाद में 1935 से लेके 1947 तक जो है, इन्होंने पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन को अपनाया। ये जो था वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसको हम अभी देखते जाते हैं। देखिए, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस 1765 से लेके 1813 तक, इसको हिंदी में कहेंगे हम घेरे की नीति। ये नीति क्या थी? देखिए, हुआ क्या था, इसको कहते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति। इसको सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी कहते हैं। रिंग फेंस, सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे की नीति। इसमें क्या किया गया था कि कंपनी का क्या था, स्टार्टिंग था, अभी कंपनी का स्टार्टिंग था, या ये कह सकते हैं हम कि राजनीतिक रूप से कंपनी का ये शैशव काल था। ओके, तो अंग्रेज़ों को क्या था, अपनी उस तत्कालिक स्थिति का ज्ञान था। क्या ज्ञान था? उनको पता था कि अभी हम इंडिया में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है काम कर रहे थे। तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो बहुत सारी थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनाई सीमित उत्तरदायित्व की नीति। यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेते नहीं थे। वो क्या करते थे, उनका काम क्या था, मुनाफा कमाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेते थे। सीमित उत्तरदायित्व और राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप, मतलब कि उनका टारगेट क्या था, मुनाफा कमाना। राज्यों के इंटरनल मैटर्स में वो जो है इंटरफेयर नहीं करते थे, हस्तक्षेप नहीं करते थे। और एक उनकी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी थी बफर स्टेट के थ्रू स्वयं को सुरक्षित करना। कैसे? जैसे कि उन्होंने अवध में किया था, है ना। वो क्या करते थे कि उनके द्वारा जीता हुआ कोई भी क्षेत्र है ना, उसके पास एक बफर स्टेट बना देते थे। बफर स्टेट मीन्स कि मान लीजिए ये कोई XYZ, ये एक कोई स्टेट है जिस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। मान लीजिए बंगाल का एग्जांपल ले लेते हैं हम। बंगाल का एग्जांपल लेने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो ये अपना इंडिया है, ठीक है, ऐसे ही एक रफ सा मैप है। यहाँ पे मान लीजिए वेस्ट बंगाल है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अवध की जो है बफर स्टेट बना ली। मीन्स अपने द्वारा जो विजित क्षेत्र है ना, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनसे इस प्रकार की संधियाँ करो कि अपना जो स्टेट है ना वो सुरक्षित हो जाए। ये जो अपना जो ऑक्यूपेशन का क्षेत्र है वो उनका सुरक्षित हो जाए। ये थी उनकी नीति। ओके, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, बंगाल को सुरक्षित करने के लिए अवध के साथ संधि करके उसको बफर स्टेट बना लिया, और इस तरह से उन्होंने मराठा आक्रमण से खुद को क्या कर लिया, बचा लिया। ओके, इसके बाद में क्या हुआ, इस अहस्तक्षेप की नीति से धीरे धीरे उनका विचलन शुरू हुआ। विचलन मीन्स वो इसको वहीं पे यूज़ करते थे जहाँ पे ज़रूरी है। वो जब उसका मन करता था इसका उल्लंघन भी कर देते थे। एग्जाम्पल के लिए, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे अवध में हस्तक्षेप, रोहेला युद्ध, कभी कहते थे तुम्हारा शासन अच्छी तरह नहीं चल रहा है, मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या था, उन्होंने अहस्तक्षेप का जो है उससे विचलन दर्शाया, और इनमें उन्होंने इंटरनल मैटर्स में भी हस्तक्षेप किया। और ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था अपना टीपू सुल्तान के साथ में, ठीक है,
उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये सब क्या था इनका, दिखाता है ये जो इनकी अहस्तक्षेप की नीति थी उससे विचलन दर्शाता है। और ये तीनों क्लियर हो गए हैं, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए इसके बाद में क्या आता है, इनका अधीनस्थ पृथक्करण की नीति या पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। 1813 से लेके 1858 तक क्या हुआ, होता क्या है देखो, इन्होंने क्या करा, सहायक संधियाँ करी। सहायक संधियाँ करी थी किसके साथ में, भारतीय राजाओं के साथ में। तो अब क्या हुआ, इनको जो भारतीय राजा थे उनकी कमज़ोरियों का पता चलने लगा। भारतीय राजाओं की जो कमज़ोरियाँ थी वो इनको पता चलने लग गई। तो क्या होगा, अब जब हमको किसी की कमज़ोरी पता चल जाएगी तो क्या होगा, उनके आंतरिक, उनकी जो इंटरनल मैटर्स थे, उनके आंतरिक जो प्रशासन था उसमें हस्तक्षेप चालू हो गया, उसमें हस्तक्षेप इनका चालू हो गया। और इसी काल में क्या हुआ था, ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत इन्होंने मुक्त व्यापार की नीति को बहुत ज़्यादा अपनाया। तो अब इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए उनको राज्यों को अधीन बनाना पड़ेगा। भाई मुक्त व्यापार वो वैसे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि इंडिया की साइड में बैलेंस रहता था, जो भी व्यापार अधिशेष होता था वो इंडिया की साइड में रहता था। तो वो राजा क्यों मानेंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अब राजाओं को अधीन बनाना पड़ेगा और प्रत्यक्ष नियंत्रण राज्यों पे ज़रूरी हो गया। तो क्या हुआ, हेस्टिंग्स जैसे ही आया ना, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके साथ ही अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष विस्तार और युद्ध की नीति की शुरुआत कर दी। किसकी शुरुआत की, प्रत्यक्ष विस्तार। अब वो क्या करने लगे थे, वो सीधे सीधे चलो भाई युद्ध करो, तुम जीते तो तुम्हारा और हम जीते तो हमारा, ऐसे करके इन्होंने स्टार्ट कर लिया। और सहायक संधियाँ की इन्होंने, किन किन के साथ, मराठा, राजपूत जो भी थे रजवाड़े, उनके साथ में पढ़ चुके हैं हम सहायक संधि की प्रथा, लॉर्ड वेलेज़ली वाली। और इसके बाद में मराठों के साथ अलग अलग संधियां करी इन्होंने, राजपूत राज्यों पर नियंत्रण स्थापित किया। और विलियम बेंटिक के टाइम पे इन्होंने कुशासन के आरोप में भी कई राज्यों को जो है ब्रिटिश सत्ता में मिलाया था। और डलहौजी के टाइम पे जो है इन्होंने जो ये साम्राज्य था पूरा व्यक्तिगत सिद्धांत उसके थ्रू इतना ज़्यादा बढ़ाया था, बहुत मतलब कुछ भी करके इनको ना, इन जो इंडियन स्टेट्स थी उनको, इंडियन जो राज्य थे उनको इन्होंने अधिकृत किया। इसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट पॉलिसी आती है अधीनस्थ पृथक्करण की, अधीनस्थ संघ की नीति। अधीनस्थ संघ की नीति में क्या होता है, देखिए ये जो नीति थी वो 1858 से लेके 1935 तक इनकी रही थी। 1858 से लेके 1935 तक हुआ क्या था, 1857 की क्रांति के विद्रोह से अंग्रेज़ों को ये बात का एहसास हो गया था कि यह विद्रोह किससे शुरू हुआ, जो इन्होंने विलय की नीतियाँ अपनाई थी और रियासतों के प्रति जो अलगाव की इनकी नीतियाँ थीं उसका ये रिज़ल्ट था। तो ये जो 1857 की क्रांति हुई ये बहुत बड़ी क्रांति थी, इसने अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। तो इन्होंने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का त्याग कर दिया। अब वो एक ऐसी नीति का अनुसरण करना चाहते थे जिसमें जो स्थानीय शासक थे उनकी वफादारी और उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। इसलिए उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जिसमें भारतीय रियासतों को अलग ना रखा जाए, बल्कि क्या किया जाए, उनको भारतीय प्रशासन में श्रेष्ठ, जैसे मुगल्स करते थे ना, अब वो पॉलिसी कुछ ये अपनाने लगे। भारतीय प्रशासन में उनको श्रेष्ठ स्थान देकर उनको क्या कन्विंस करना चाहते थे, है ना। फिर क्या होता है, 1858 में ब्रिटिश सरकार ने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का त्याग कर दिया और अधीनस्थ एकीकरण की नीति को अपना लिया। फिर महारानी विक्टोरिया की घोषणा होती है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब भाई ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी, और जो गोद लेने का अधिकार था वो भी वापस लौटा दिया गया जो भारतीय नरेश थे उनको। लेकिन अब वो क्या करते थे, वो कुशासन का आरोप लगा के दंडित करते थे, कहते थे भाई तुमसे प्रशासन ही नहीं चलाया जा रहा, तुम हटो हम चलाएंगे। लेकिन उनके राज्य का विलय नहीं करते थे, वो क्या करते, राजा को चेंज कर देते थे, ऐसा कुछ करते थे। 1876 में क्या होता है, 1876 में देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को वैधानिक रूप दे दिया जाता है। कैसे दे दिया जाता है, लॉर्ड लिंटन ने महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित कर दिया, भारत की साम्राज्ञी। अब भाई भारत की साम्राज्ञी यानी भारत की जो क्वीन हो गई वो कौन हो गई, महारानी विक्टोरिया। तो फिर क्या होगा, लीगली वो ही सर्वोच्चता स्थापित हो गई ना, यही तो चाहते थे। अब ब्रिटिश सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण कर लिया था और इस तरह से भारतीय रियासतें क्या हो गई, अंग्रेजों के अधीन हो गई। सर्वोच्चता का मतलब क्या होता है, सर्वोच्चता का मतलब होता है एक राजनीतिक शक्ति पर
दूसरी राजनीतिक शक्ति का कूटनीतिक नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित होना। ठीक है, अब उनकी कोई निश्चित नीति तो थी नहीं अंग्रेजों की भारतीय रियासतों के प्रति। वो तो देश काल परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए कोई भी नीति बनाते थे। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। इसके बाद में कर्जन के समय तो ये इस नीति का, जो ब्रिटिश सर्वोच्चता की नीति था, इसका और भी ज़्यादा विकास होता है। वो कैसे होता है, जैसे इन्होंने राज्यों का विभाजन करना भी शुरू कर दिया था। बंगाल का विभाजन कर दिया था ना 1905 में इन्होंने। इसी प्रकार इसके बाद में क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं, रियासतों की सामूहिक महत्व के प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना करते हैं। ये संस्था अंग्रेजों के उससे निर्मित थी, उनके अनुग्रह पर निर्मित थी। इनका दायित्व था केवल सलाह दो, परामर्श दो अपने बारे में कि भाई तुम्हारे साथ में, तुम्हारी स्टेट में क्या किया जाए। 1927 में बटलर कमेटी का गठन किया गया। वो था भारत सरकार यानी ब्रिटिश सरकार और रियासतों के मध्य संबंध निर्धारित करने के लिए। इस काल में क्या हुआ था, अधीनस्थता के साथ में राजनीतिक एकीकरण की प्रवृत्ति उभर के सामने आई थी, है ना। और मतलब ये रेलवे का प्रसार किया इन्होंने, सड़क, डाक, तार, प्रेस, शिक्षा, ये सब किया था। एकीकरण, इससे एकीकरण की जो वो थी भावना, वो ज़्यादा राजनीतिक एकीकरण बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया। लेकिन वो इनके खुद के पर्सनल लाभ के लिए था, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, ऑल्दो हमको भी फ़ायदा हो गया, वो एक अलग बात थी। इसके बाद में आती है पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन 1935 से लेके 1947 तक। इस समय तक भारतीय राष्ट्रवाद परिपक्व हो चुका था। ठीक है, पढ़ लिख गए थे हिंदुस्तानी, बाहर की दुनिया देख चुके थे, राष्ट्रवाद की भावना बहुत परिपक्व हो चुकी थी। अब इन राष्ट्रीय भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने एक हथियार के रूप में किसको लक्ष्य बनाया, इन्होंने कहा हम भाई संवैधानिक सुधार करेंगे, तुम्हारी स्थिति में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। संवैधानिक सुधार कोई, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए थे, ऐसे कोई संवैधानिक सुधार होने वाले नहीं थे, वो हम सबको भी पता है, बट हमको ये यहाँ पे पढ़ना है। तो इन्होंने 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया और इसमें क्या, इस एक्ट के द्वारा भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की भी बात कही गई कि भारतीय राज्यों का एक संघ बनाया जाएगा और इस संघ में शामिल होना रियासतों के लिए अनिवार्य नहीं था। ऐसी शर्तें थी कि संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब एक निश्चित संख्या में उसमें रियासतें शामिल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं और ये संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। उसके बाद में क्या होता है, कालांतर में आते हैं क्रिप्स मिशन आता है इंडिया में, डिटेल में पढ़ेंगे हम जब क्रिप्स मिशन आएगा अपने उसमें। वेवेल योजना आती है, उसके बाद में कैबिनेट मिशन योजना आती है, इटली की घोषणा आती है, माउंटबेटन योजना आती है, फिर 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो पारित होता है और इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाती है। अब देशी रियासतों के प्रति जो ब्रिटिश नीति थी उसका मतलब क्या होता है, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम या प्रभाव कह सकते हैं। एक तो भारत में संचार व्यवस्था जो है वो इसने एकीकरण करने का काम किया पूरे भारत का, जबकि ये अंग्रेजों का उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजों ने कोई भारतीयों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई संचार व्यवस्था स्थापित नहीं की थी। उन्होंने तो शांति व्यवस्था, मतलब कहीं दंगे हो जाए तो जल्दी से कम्युनिकेशन हो जाए और उस दंगे को दबा सके, रिबेलियन को दबा सके, इसलिए किया था। लेकिन फ़ायदा हमको भी हो गया ना। इसी प्रकार रेलवे और सड़क यातायात ने भी भारतीय राष्ट्रीयता को बढ़ाने का प्रयास किया, है ना, हम जानते हैं ये सभी। तो इसके जो ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता जो स्थापित हुई थी, इसके द्विपक्षीय प्रभाव थे। इसका कंक्लूजन ये निकलता है, द्विपक्षीय प्रभाव क्या थे, किया तो उन्होंने इसलिए था क्योंकि उनको अपनी सुप्रीमेसी जो है एस्टैब्लिश करनी थी, अपने कामों के लिए उन्होंने ये सब किया था। लेकिन हो ना हो फ़ायदा तो हमको भी हो गया, हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना के विकास और जो भी रिबेलियन आगे चल के हुई और हमारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जबकि ये उनकी इच्छा, ऐसी उनकी कोई मंशा नहीं थी। सो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सो गाइज़, अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा और आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन और एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए एंड बेल आइकॉन को दबाइए ताकि जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।